बच्चों, आर्टिस्ट स्कूल की हिंदी की कक्षा में स्वागत है आपका बच्चों। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आज हम लोग व्याकरण का वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्ण विचार। तो आपके पुस्तक में जो वर्ण विचार जितने पाठ में लिखा हुआ है उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। व्याकरण का ही आज हम लोग करेंगे। तो वर्ण विचार जो है तो उसको आप लोग पाठ यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा इस वीडियो के द्वारा, क्योंकि मेरे पास पुस्तक नहीं है इसीलिए मैं पाठ का नाम नहीं लिख पा रही हूँ। तो ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोग इस वर्ण को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग इसकी व्याख्या जानेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे कि वर्ण क्या होता है, वर्ण कैसा होता है, उसके रूप क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखा है बच्चों कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह कहने का तात्पर्य है कि ऐसा वर्ण जो एक अर्थ आगे प्रकट करे। वैसे व्यवस्थित समूह कहने का अर्थ है कि ये जो हमारे व्यवस्थित समूह है, बहुत सारे ये वर्ण हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये हमारे व्यंजन वर्ण है और ये हमारे स्वर वर्ण है। तो हम लोग जो ये वर्ण विचार है, ये कोई नई चीज हम लोग आज नहीं पढ़ने जा रहे हैं। ये हम लोग छोटे कक्षा से ही पढ़ रहे हैं कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अ पढ़ना ही शुरू करते हैं, है ना बच्चों? आ ये सब। तो इसे आज हम लोग इसके जो रूप है, इसके जो नाम है, उसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, कैसे कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है, शब्दों में किस प्रकार हेराफेरी की जाती है, तो उसे आज हम लोग जानेंगे। तो हमारे वर्ण जो होते हैं, वर्ण का जो लिखित रूप क्या होता है बच्चों? वर्ण का लिखित रूप वर्ण ही होता है। जब एक वर्ण को हम लोग किसी, जैसे कि एक क है तो ये वर्ण है हमारा, तो इसे हम लोग लिखे तो इसको क्या कहते हैं? लिखित रूप। लेकिन जब इसी वर्ण को हम लोग अपने मुंह के द्वारा कहते हैं तो क्या होता है? वह ध्वनि। तो ध्वनि क्या होता है? वर्ण का मौखिक रूप होता है। वर्ण का जो ये होता है मौखिक रूप। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अपने आवाज के द्वारा, अपने भाषा के द्वारा दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो वर्ण में जो सबसे विशेष योगदान किसका होता है? भाषा का होता है। भाषा के बिना हम अपनी बातों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते, ना दूसरे की बातों को हम समझ सकते हैं। बहुत साल पहले क्या होता था कि लोगों को अपनी बातें दूसरों तक समझाने में क्या होता था? किसका सहारा लेना पड़ता था? भाषा का सहारा लेना पड़ता था। तो लोगों ने इसके पीछे बहुत शोध किए, बहुत सारे विचार किए गए। तो उसके बाद क्या हुआ? एक शब्द बनाया गया। जैसे कि ये क एक शब्द है, एक वर्ण की आवृत्ति की गई। वर्ण की एक क्या है? एक हमारा वर्ण है और आवृत्ति, जैसे इसे हम लोग किस प्रकार बोलते हैं, ध्वनि के द्वारा बोलते हैं ना, तो इसी वर्ण की आकृति के जैसे क बनाया गया, फिर ख बनाया गया, फिर ग बनाया गया, है ना। तो ये क्या हुआ? हमारे इस प्रकार से बहुत सारे वर्ण सम्मिलित हो गए हमारे हिंदी वर्णमाला में। तो इसे क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है और कितने व्यंजन है उसको हम लोग पहले जानेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, गिनिएगा आप लोग कि कितना हमारे स्वर है। अ, आ, ई, उ, री, ए, औ। तो कितने हुए हमारे यहाँ पे? 11 स्वर हुए ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंग और आप लोग पढ़ते होंगे, तो उसे स्वर की श्रेणी में इसीलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि जब हम लोग अंग का उच्चारण करते हैं तो उसे व्यंजन के भी जो ये वर्ण है वो सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ना इसे स्वर की श्रेणी में रखते हैं, और जब इसे हम लोग व्यंजन की श्रेणी में अंग आप को रखते हैं तो क्या होता है? स्वर का जो रूप होता है उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो इसीलिए उसे अयोग वाह की श्रेणी में रखा जाता है, अलग रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है बच्चों? हमारे 11 स्वर है। और हिंदी वर्णमाला में हमारे कितने व्यंजन है? जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ऐसे है ना, जो जिसको आप लोग प्रयोग करते हैं। जब हम लोग एक वाक्य बनाते हैं तो वो हमारे शब्द और वर्ण के बिना क्या होता है? अधूरा होता है। तो इस प्रकार हमारे व्यंजन कितने हैं? 39 व्यंजन है। तो दोनों को मिलाकर कितने हुए हिंदी वर्णमाला में? 52 है ना। वर्णमाला कितने हैं? वर्ण कितने हैं? 52 है। हमारे स्वर कितने हैं? स्वर 11 है, व्यंजन हमारे 39 है। तो ये आप लोग जानिएगा। और चलिए उसको और हम लोग पढ़ते हैं आगे कि स्वर का क्या महत्व होता है और व्यंजन का क्या महत्व होता है। तो स्वर और व्यंजन तो हम लोगों ने जान लिए हैं, और मैंने कहा था ना, अंग और आ को अयोगवाह कहा जाता है। यह ना तो स्वर माने जाते हैं ना ही व्यंजन माने जाते हैं। इनका स्थान स्वरों के बाद आता है तथा व्यंजन के पहले आता है।
तो स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेती हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे एक शब्द है सावन। सावन का जब हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार हमारा रूप आता है। जब हम लोग सावन का वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, स हलन जोड़ अ जोड़ व हलन जोड़ अ, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ण विच्छेद, इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं अ। तो हम लोग जब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, सा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सा है ना, तो ये जो हम लोगों ने हलंत लगाया, स के नीचे हम लोगों ने हलंत का प्रयोग किया है, इसीलिए किया गया है क्योंकि यह आ के बिना अधूरा है। तो जब इसका हम लोग मिला के रूप लिखते हैं तो क्या आता है, सावन, सा आ रहा है ना, तो ये हुआ हमारा एक जो इसका जो उपयुक्त अर्थ आना चाहिए वो आ रहा है। यहाँ पे स में हलंत जोड़ आ किया गया है, तो जब इसका पूरा लिखते हैं तो सा आता है। तो क्या हुआ, ये जो हमारा स व्यंजन है ये आ स्वर के बिना अधूरा है। तो स्वरों के बिना व्यंजन को हम लोग नहीं लिख सकते। व्यंजन लिखने के लिए हम लोगों को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग समझेंगे कि ये किस प्रकार होता है। मैंने बस ये सावन का जो अर्थ है मैंने बस आप लोगों को उदाहरण के तौर पे बताया है कि जो स्वर होता है व्यंजन के बिना, और व्यंजन जो होता है स्वर के बिना अधूरा होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर व्यंजन है, स्वर है, और एक है व्यंजन वर्ण, एक है स्वर्ण वर्ण, एक है व्यंजन वर्ण। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्वर्ण वर्ण कितने हैं और व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो दोनों मिलाकर हमारे कितने हुए, 52 हुए ना। आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ग्रामर ऐसा है कि आप आगे की कक्षा में भी जाएंगे, आप लोगों को वर्ण विचार पढ़ना ही है, तो इसे आप लोगों को भूलना नहीं है। अच्छे से एक एक चीज को आप लोगों को समझना है। तो स्वर के कितने भेद है और व्यंजन के कितने भेद है इसको भी हम लोग जानेंगे। स्वर के हमारे कितने भेद है, स्वर के 3 भेद होते हैं, एक हर्षो स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक लुप्त स्वर। तो कितने भेद है यहाँ पे, हमारे स्वर के 3 भेद है। तो मैं एक उदाहरण लिखती हूँ किसी का। चलिए यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे वाक्य लिखे होंगे, जैसे कि मैं हिंदी लिखती हूँ, हिंदी। तो हिंदी में जो हाँ में कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है बच्चों, हिंदी में यहाँ पे हर्षो मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या हुआ, हमारे स्वर के कितने भेद है, 3 भेद है। 3 भेदों में जो ये पहला भेद है ये है हर्ष है, और जो हमारा दूसरा भेद है वो क्या है, दीर्घ है। तो यही यहाँ पे स्वर के जो 3 भेद है, 2 यहाँ पे हमारे अपने आप ही आ जाते हैं, हर्षो स्वर और दीर्घ स्वर। ये मैंने उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बताया कि मात्राएं क्या होती है, वो कौन से हर्ष स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। चलिए बुक से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हर्षो स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ, ये क्या हुआ हमारे हर्ष हुए। ठीक है, हर्षो स्वर इसे ही कहा जाता है। और दीर्घ क्या हुए, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे दुगना अ बोलते हैं, ये हमारा हर्ष हुआ, और दीर्घ क्या हुआ, आ, तो दुगना समय लगा ना। और तीसरा जो है हमारा लुप्त स्वर है, तो उसे हम लोग, जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको जब हम लोग उच्चारण अच्छे से करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मात्राएं होती है वो लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जैसे राम, तो रा के बीच में जो अ आता है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। तो वैसे ही स्वर को क्या कहा जाता है, लुप्त स्वर। ठीक है बच्चों, और जो व्यंजन के हमारे कितने भेद है, व्यंजन के भी हमारे 3 भेद ही है, स्पर्श व्यंजन, अंश व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो 3 जो भेद हैं हम लोग व्यंजन को अगली कक्षा में करेंगे। यहाँ तक हम लोग इसको स्वर करके ही पूरा करते हैं, क्योंकि ये ऐसी ऐसा विषय है हमारा जो वर्णमाला है, ऐसा विषय है, इसको और अच्छे से अच्छे ढंग से हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं स्वर और व्यंजन से मिश्रित ही रूप होता है। तो आज हम लोग व्यंजन स्वर के भेद को देखे हैं, दूसरी कक्षा में हम लोग व्यंजन के भेद को अच्छे से देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।